नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बेहद अहम खबर के साथ, जिसमें बिहार में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और सूत्रों के हवाले से खबर ये कि इस बैठक के बाद लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है। बिहार में 7 दिनों से ज्यादा का लॉकडाउन होने की संभावना इस वक्त जाहिर की जा रही है। जिस तरीके से हालात हैं, कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती हुई और ऐसे में ये आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को इस बाबत अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सीएम ने आईएमए की मांगों पर मीटिंग के दौरान चर्चा की है और आज की इस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ये संभावना जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि इसके बाद ऐलान किया जाए बिहार में लॉकडाउन को लेकर। तो देखिए, हर रोज 12,000 से ज्यादा तकरीबन मामले दर्ज किए जाते हुए संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई, अस्पतालों में बेड की संख्या कम है, ऑक्सीजन को लेकर आपाधापी की स्थिति और ऐसे हालात में आईएमए ने भी, क्योंकि आईएमए ने इस बात को लेकर आशंका जाहिर कर दी कि अब डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी हैं जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और ऐसे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए अस्पतालों तक मरीजों की संख्या कम पहुंचे और इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है और इसके लिए लॉकडाउन की मांग लगातार आईएमए की तरफ से उठाती जाती रही और इस बाबत कल एक महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ और आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो रही है। ये बैठक तकरीबन 11:30 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब होने वाली, और इस बैठक के बाद ये संभावना पुरजोर तरीके से जाहिर की जाती हुई कि बैठक के बाद ऐलान हो सकता है लॉकडाउन को लेकर, जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। आईएमए ने कोरोना के खतरे से आगाह किया है मुख्यमंत्री को। पटना हाईकोर्ट ने भी सरकार से इस बाबत जवाब तलब किया, जिस बाबत आज की ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस पर हमारी निगाह टिकी हुई है। और अभी इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बातचीत की है, हालात का जायजा लिया है और ऐसे में ये वो तैयारियां जिसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री सजग नजर आए, खुद सड़क पर उतरे, क्या हालात है इसकी जानकारी भी ली और अब सबकी निगाह टिकी हुई है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक पर। तो देखिए, जहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पर सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि इसी बैठक के बाद से ये तय हुआ कि क्या बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है क्या। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ कल हाई लेवल मीटिंग की और कई निर्देश इस बाबत भी उनकी तरफ से रखे गए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण क्या कुछ बातें आपके सामने। कोरोना मरीजों के इलाज में कहीं से कोई कोताही न बरती जाए, जिलों में इलाज की समुचित और पूरी व्यवस्था हो, ये कल की बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देशित किया जाता हुआ। अनुमंडल स्तर पर पूरी तैयारी रखें, हर हाल में ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, बेवजह बाहर निकलने वालों पर पैनी निगाह रखने की हिदायत भी दी गई है। साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जाए। ये वो तमाम रणनीतियां जिसको लेकर चर्चा की गई, गहन मंथन किया गया। स्वास्थ्य विभाग प्रतिदिन अस्पतालों से फीडबैक हासिल करे, क्या हालात हैं अस्पताल में, किस तरह के मरीजों की संख्या पहुंच रही है। कोरोना को लेकर गांव-गांव में लोगों को सजग करना जरूरी है। एमएलए और एमएलसी के फंड से 2-2 करोड़ रुपए लिए गए। कोरोना महामारी से निपटने के दौरान इन तमाम राशियों का खर्च किया जाना, यह भी सुनिश्चित किया गया। बिहार में कोरोना का कोहराम जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालेंगे तो अब तक 24 घंटे में 82 मरीजों की जान जा चुकी है जो कोरोना संक्रमण के शिकार हुए, जिसमें सबसे ज्यादा मौत जो है राजधानी पटना में दर्ज की गई। पटना में 2028 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं और इसके बाद जिस जिले की संख्या जो सबसे ज्यादा दर्ज की गई वो वैशाली से रही, जहां पर 1035 नए केसेस सामने आए हैं। पटना एम्स में 12 और पीएमसीएच में 7 मरीजों की मौत हो चुकी है और ऐसे में हड़कंप इस आंकड़े के साथ सामने आ गया। पिछले 24 घंटे में 11,407 नए केसेस सामने आ चुके हैं बिहार में। और पटना की अगर बात की जाए तो पटना में सबसे ज्यादा शुरुआती वक्त से ही सबसे ज्यादा अगर कहीं केसेस सामने आ रहे तो राजधानी पटना से ही आ रहे हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे में 2028 केसेस आए हैं।
बिहार में एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात की जाए तो तकरीबन ये 1,07,600 के भी पार पहुंच गई है। अकेले राजधानी पटना में 17,224 एक्टिव केसेस हैं। वहीं वैशाली दूसरे नंबर पर है, जहां सबसे अधिक केसेस मिल रहे हैं पटना के बाद। पहली बार वैशाली में 1,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में नए केस से अधिक लोग ठीक हुए हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में जितनी ज्यादा लोग संक्रमित हुए उससे ज्यादा लोग रिकवर भी कर चुके हैं। ये एक राहत की खबर है। 13,603 लोगों ने कोरोना को इस दौरान मात दी है और रिकवरी रेट भी बिहार में अब सुधरता हुआ बढ़ता हुआ 78.29% ये रिकवरी रेट इस वक्त सामने है। तो देखिए, ये वो डेटाज हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको सजग करने के लिए काफी हैं। आपको ये जानना और समझना जरूरी है कि फिलहाल हालात बिहार में कैसे हैं, क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्थाएं हैं और इस दौरान आपकी अपनी खुद की भूमिका क्या होनी चाहिए। सेल्फ लॉकडाउन इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि सरकार आज की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इसे लेकर फैसला करेगी, जो सबके सामने न्यूज 18 बिहार झारखंड सबसे पहले रखेगा। और ऐसे हालात में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार लॉकडाउन की जरूरत क्यों आन पड़ रही है। कोरोना अब छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में बेकाबू हो चुका है। ये हालात चिंताजनक हैं। 2 दिन हालात ये जो 2 दिनों के अगर आंकड़े आप देखेंगे तो 2 दिनों में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन की मांग कर दी है। पटना एम्स के डॉक्टर भी लॉकडाउन के पक्ष में हैं। ये उन सभी की राय है। विभिन्न व्यापारिक संगठन भी अब ये मांग कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि बिहार में लॉकडाउन लगना चाहिए ताकि इसके चेन को तोड़ा जा सके। पटना हाई कोर्ट ने भी बिहार में कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात पर अपनी तरफ से नाराजगी जाहिर कर दी है और इस बाबत सोमवार को कोर्ट ने ये पूछा कि बिहार में लॉकडाउन लगाने की आखिर आपकी तैयारी क्या है, कब तक राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा। ये कोर्ट की तरफ से तमाम सवाल रखे गए। सोमवार को बिहार में कोरोना संक्रमण के 11,407 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 82 मरीजों की मौत हो चुकी है। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी अब 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। ये तकरीबन 1,07,667 तक इस वक्त पहुंच चुकी है। आपकी सावधानी, आपकी सतर्कता ही सिर्फ आपको इस संक्रमण से बचा सकती है। इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कटिहार सदर अस्पताल में कैसा इंतजाम है, अस्पतालों में इस इंतजाम को जानना, जहां आप पहुंचते हैं इस उम्मीद के साथ कि वहां पर आपका जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा। ऐसे में अस्पतालों की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि फीडबैक लिया जाए अस्पतालों से कि आखिर अस्पताल में क्या हालात हैं। तो देखिए, सबकी निगाह टिकी हुई है आज की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की होने वाली अहम बैठक पर, जिसमें ये तय हो जाएगा कि क्या सचमुच बिहार में अब लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए। आनंद, जिस जगह पर आप मौजूद हैं आज वहां ये तय किया जाएगा जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि क्या बिहार में लॉकडाउन लगने जा रहा है। ये लॉकडाउन ही क्या अब आखिरी विकल्प बचा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी अब ये कह रहे हैं कि इसकी बहुत जरूरत है बिहार को, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती हुई।
देखिए भी निश्चित तौर पे 11:30 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में तय हो जाएगा कि बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है। जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इस पर हामी भर दी है और 11:30 बजे जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी उसमें ये साफ हो जाएगा कि लॉकडाउन कितने दिनों के लिए लगेगा, इस पर फैसला होगा। साथ ही लॉकडाउन के दौरान लोगों को असुविधा न हो उसका पूरा इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि देखिए लॉकडाउन लगने के बाद कई सारी परिस्थितियां बहुत बदलती है। आपको याद होगा पिछले बार लॉकडाउन में कई लोगों को काफी समस्या हुई थी, सरकार ने उनके अकाउंट में भी पैसे भेजे थे और उनके खाने पीने की व्यवस्था की थी। 1 मई से केंद्र सरकार ने भी ने कहा है कि मई और जून के ही राशन 5-5 किलो राशन जो कार्डधारी है उन्हें दिया जाएगा। तो तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी है और कल देर शाम जब मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलकर पटना शहर का जायजा लिया था, उन्होंने जो स्थिति देखी थी उसके बाद ही फैसला कर लिया था कि बिहार में लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि परिस्थितियां जो बदली है, खासकर जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हैं वो फीडबैक दे रहे हैं मुख्यमंत्री को कि परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं। तमाम राजनीतिक दल, अधिकांश राजनीतिक दलों की मांग है कि बिहार में लॉकडाउन लगाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात विभा कि पटना हाईकोर्ट ने जिस तरीके से तलखी दिखाई है बिहार सरकार के प्रति और बिहार सरकार से पूछा है कि बिहार में लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है, इसका जवाब दीजिए। और आज कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब दिया है। इसे ऐसे समझें या इसे ऐसे देखें कि जब हाईकोर्ट की नाराजगी सामने नजर आती है, आईएमए अपनी तरफ से असमर्थता जाहिर करता है, डॉक्टर्स के पैनल ये कहते हैं कि अब लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है इस संक्रमित संख्या को रोकने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए, तब जाकर सरकार अब बाध्य हुई इस बात पर विचार करने के लिए कि सचमुच क्या लॉकडाउन लगाया जाए। देखिए भैया बिल्कुल आपने सही कहा और आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब बिहार में लॉकडाउन लगा था उस वक्त एक दिन में जैसे ही केसेस 5000 क्रॉस करता है बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। इस बार 16000 17000 तक एक दिन में क्रॉस हो रहा है और पिछले अगर एक हफ्ते का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो अमूमन हर दिन 10,000 से ज्यादा मामले आते हैं। तो जाहिर सी बात है परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली और इस बार कई सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, कई तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। जो कोरोना पीड़ित है वो तो जूझ ही रहे, उनके परिवार वाले लोग भी बेहद परेशान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की ग्रामीण इलाकों में लगातार परिस्थितियां जिस तेजी से खराब होती जा रही है, जो जिस तेजी से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो भी चिंता की बात है। और क्योंकि अभी देखिए आपके अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में होना चाहिए वो नहीं है और यही वजह है कि जब डीएम के साथ मुख्यमंत्री ने बातचीत की थी तो जिला स्तर पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया था कि जिला और अनुमंडल स्तर के जो अस्पताल है वहां पे विशेष ख्याल रखा जाए। लेकिन जो आपके पास जब राजधानी पटना में स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है तो ग्रामीण इलाकों की स्थिति क्या होगी आप समझ सकती है। तो जाहिर सी बात है तमाम परिस्थितियों को देखते हुए बिहार सरकार के सामने फिलहाल अब कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है और लॉकडाउन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जो कोरोना का चेन है उसे तोड़ा जा सकता है। लॉकडाउन जो है वो क्या सिर्फ एक हफ्ते का लॉकडाउन के तौर पर हमें नजर आएगा या इसका ड्यूरेशन ज्यादा भी हो सकता है संक्रमितों की संख्या को कम करने के लिए या इस चेन को तोड़ने के लिए डॉक्टर्स की तरफ से भी चूंकि लगातार परामर्श लिया जाता हुआ मुख्यमंत्री से, तो क्या ये जानकारी इस वक्त सामने आ पा रही है क्या? देखिए जो हमारे सूत्र वो ये बता रहे हैं कि 7 दिनों से ज्यादा और 15 दिन का लॉकडाउन लग सकता है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो हमारे सूत्र वो ये बता रहे हैं कि 1 हफ्ते से ज्यादा और 15 दिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 15 दिन का लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन 1 हफ्ता से 15 दिन के बीच का लॉकडाउन लगने की पूरी संभावना है। अब बिहार सरकार को तय करना है कि 7 दिनों का लॉकडाउन लगाना है या फिर 15 दिनों का लॉकडाउन लगाना है, क्योंकि कम समय में जो लॉकडाउन लगाया जाता है कम समय के लिए तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदलती और खासकर तब जब बिहार में स्थितियां बहुत खराब हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है जो हमारे सूत्र हैं और ये भी बता रहे हैं कि 15 दिनों का लॉकडाउन बिहार में लगाया जा सकता है या फिर आज देर रात से 15 तारीख तक, यानी कि 10 या 15 ये 2 तारीख की बात चल रही है कि 10 या 15 दिन का लॉकडाउन बिहार में लगाया जाए या क्या किया जाए। तो 11:30 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक होगी और बिहार सरकार की पूरी कोशिश है कि परिस्थितियां और न खराब हो, इसको देखते हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको विभाग की, कल देर शाम जब मुख्यमंत्री ने बैठक की थी, उच्च स्तरीय बैठक, उसमें उन्होंने सख्त हिदायत दिया था और जो निर्देश दिया था कि लोगों को घर से कम निकलने दिया जाए, जब तक जरूरत न हो उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाए। तो इस सख्ती से कल ही सारा मिल गया था कि बिहार में मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाने को लेकर निश्चय कर चुके हैं। यानी मुख्यमंत्री ने भी इस बात को खुद देखा, महसूस किया है कि यहाँ पर सख्ती जो इस वक्त कर्फ्यू के तौर पर लगाने की बात की जा रही है या ग्राउंड जीरो पर जो प्रशासन की टीम की तरफ से भी सख्ती तमाम जगहों पर होनी चाहिए वो उतनी नजर नहीं आती और इसीलिए ये कारगर भी साबित नहीं हो पा रही है संख्या को कम करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक जब तकरीबन 11:30 बजे शुरू होने वाली है तो इसमें क्या फैसला लिया जाता है
और लॉकडाउन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लॉकडाउन को लेकर ऐलान इस बैठक के बाद पूरी तरीके से संभव माना जा रहा है और ये लॉकडाउन जो है तकरीबन 7 दिनों से लेकर 15 दिनों के बीच का हो सकता है। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल देखिए राजधानी पटना का रुख करेंगे, जहां पर कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए प्रशासन ने आदेश दिए थे कि सड़क के किनारे सब्जियों की दुकानें नहीं लगेंगी, मंडी नहीं सजेगी। इसके बावजूद बदस्तूर सब कुछ हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर सड़क के किनारे सब्जी की मंडी सजी हुई है, ग्राहक खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी कि यहां पर जो लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं या जो विक्रेता हैं, उनके चेहरे पर मास्क लगी हुई है। हमारे सहयोगी अमित कुमार ने जायजा लिया है, क्या है ग्राउंड रियलिटी, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पटना में बढ़ते संक्रमण के बीच जो है जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया कि राजापुर पुल से लेकर के दीघा तक सड़क किनारे जो है वो सब्जी की दुकानें नहीं लगेगी, क्योंकि ये पाया गया है कि सब्जी की दुकानों पे जो है वो भीड़ काफ़ी होती है। सब्जी मंडियों में ही सिर्फ दुकानें लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी के इस आदेश का खुलेआम अवहेलना जो है वो यहाँ पे सब्जी विक्रेता कर रहे हैं। लोग भी जो है वो आकर के यहाँ पे सब्जी की दुकानों पे सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि जो लोग हैं सब्जी विक्रेता जो है उन लोगों ने मास्क लगा रखा है। कुछ लोग जो हैं वो अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम अत्यधिक लोगों की बात करें तो ये तमाम लोगों ने मास्क लगा रखा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो सब्जी विक्रेता है उन लोगों ने मास्क लगाया है। मगर बात अगर करें उस आदेश की, जो आदेश जिलाधिकारी ने पटना में बढ़ते संक्रमण के चेन को रोकने को लेकर जारी किया, उस आदेश का खुलेआम अवहेलना हो रहा है। यहाँ पे स्थानीय थाना की अगर हम थाना की बात कर ली जाए तो थाना भी जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, पुलिसकर्मी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए ये तमाम लोग, इन लोग जो है मास्क इन लोगों ने नहीं लगाया है। कुछ लोग जो है, जैसा हमने पहले कहा कि कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अत्यधिक लोगों ने मास्क लगाया है। लेकिन इससे इतर जो खबर है, खबर यही है कि जिलाधिकारी ने कहा कि सब्जी मंडी जो है उसमें ही सिर्फ सब्जी की दुकानें लगेगी। यहाँ देख सकते हैं कि ठेले पे जो है जो होलसेलर विक्रेता हैं, जो दियारा इलाका से लेकर के सब्जी आते हैं, वो अभी भी यहाँ पे अपनी दुकान को सजा रखा है। और जो आदेश जिलाधिकारी ने कहा जारी किया उसका यहाँ पे अवहेलना हो रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर भागलपुर से, जहां पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने आपदा की इस घड़ी में सभी विधायकों से 25-25 ऑक्सीजन सिलेंडर अपने अपने तरफ से उपलब्ध कराने की अपील की है। इसे लेकर अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। अजीत शर्मा ने कहा कि ये सिलेंडर विधायक अपने पैसे से उपलब्ध कराएंगे। साथ ही कांग्रेस विधायक ने उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन से भी ये मांग की कि ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली कंपनी से सिलेंडर को लेकर बातचीत करें। जहां से भी गैस सिलेंडर उपलब्ध आप करते हैं, हर विधायक उस 25-25 सिलेंडर कम से कम, हम निजी कोष से, कोई विधायक कोष से नहीं, आप हमको दीजिए और बताइए किस मैन्युफैक्चरर को पैसा भेजना है, अकाउंट नंबर भेजिए, मैं पैसा दूंगा और दिलाए। और पूरे सभी विधायकों को 243 को ये काम करिए तो सही रूप में जहां ऑक्सीजन की जरूरत होगी, कालाबाजारी नहीं होगी, विधायक सही लोगों को दे पाएगा। तो कोरोना से जंग में बिहार के सभी एमएलए एमएलसी के फंड से 2-2 करोड़ रुपए कोविड केयर फंड में लगाया जाएगा। इसे सीएम के इस फैसले का समर्थन करते हुए आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने सीएम से ये पूछा है कि पिछले वर्ष जो राशि विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों ने उन सहयोग के तौर पर दी थी, उसका आखिर हुआ क्या, क्या इस्तेमाल किया गया, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। पिछले साल सांसदों से पैसा लिया गया, राज्यसभा से जो पैसा लिया गया, विधायकों से जो पैसा लिया गया, विधान पार्षदों से जो पैसा लिया गया, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ। पिछले साल का लगभग 159 करोड़ रुपया विधायक और विधान पार्षदों ने देने का काम किया। 159 करोड़ रुपया आपने कहाँ खर्च किया, इसका जवाब दे पहले। कोरोना संकट में ऑक्सीजन किल्लत के बीच नवादा में निजी एम्बुलेंस ड्राइवर की नई मुश्किलें पैदा हो गई हैं। ऑक्सीजन कंपनियों ने निजी एम्बुलेंस को ये साफ तौर पर ऑक्सीजन देने से मना कर दिया है, जिससे इनकी एम्बुलेंस अब ठप पड़ी हुई है। मरीज आते हैं, गुहार भी लगाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में ये लोग इन मरीजों की मदद नहीं कर पा रहे।
बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है और उसमें से एक प्रमुख समस्या है ऑक्सीजन की किल्लत। हालांकि प्रशासन ने कुछ हद तक ऑक्सीजन की किल्लत पर काबू पा लिए है, मगर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां ऑक्सीजन की लगातार कमी देखी जा रही है। नवादा में प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को ऑक्सीजन की लगातार किल्लत हो रही है, जिसके कारण उन्हें रोगियों को बाहर ले जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। ऑक्सीजन हमें सबके नहीं मिल रहा है, हमें सब मरीज ले रहा तो बोलता है कि ऑक्सीजन ज़बरदस्ती कहाँ ले जाएं बिना ऑक्सीजन के चलते। क्यों नहीं मिल रहा है? बोलता है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा प्राइवेट गाड़ी के अंदर में। हम बोले हैं पहले आप लोग कहाँ से लेते थे? प्रसाद भी हम लेते थे। तो क्या हो गया वहाँ? ये बोरा सील हो गई वहाँ। वो तो वहाँ से आप लोग को नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे खड़ा के लिए हमें सब गाड़ी। बिना ऑक्सीजन का गाड़ी चलेगा कहाँ से सर? 4 दिन पहले ऑक्सीजन मिल रहा था, 4 दिन से के बाद हम सबके ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण गाड़ी ऐसी खड़ा हुआ है। जिला प्रशासन को इनकी मदद के लिए कहीं न कहीं कुछ पहल करनी पड़ेगी, अन्यथा आगे आने वाले समय में इनके साथ साथ अन्य लोगों को भी परेशानियां हो सकती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपके सामने वो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ। देखिए ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर शादी समारोह में खुलेआम पिस्टल और राइफल से फायरिंग की जा रही है। ये वीडियो चकिया के चाणक्यपुरी मोहल्ले का बताया जा रहा है। फायरिंग कर रहे शख्स का नाम डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद बताया जा रहा है। देखिए जरा इन तस्वीरों को, जहां पर हर्ष फायरिंग जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के तमाम गाइडलाइंस हैं, लेकिन इसके बावजूद सरेआम इसकी धज्जियां उड़ाई जाती हुई। और इसी हर्ष फायरिंग के दौरान कई बार लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, लेकिन लोग अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नजर नहीं आते। और ये शख्स देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ, जबकि इनके ही राइफल से इनका कोई समर्थक फायरिंग कर रहा है। और बताया जा रहा है कि नागेंद्र प्रसाद ने नागालैंड के लाइसेंस पर पिस्टल और राइफल खरीद रखी है। और फिलहाल शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल होता हुआ। और दरभंगा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दरभंगा जिला प्रशासन की बेरुखी साफ तौर पर सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से, जहां पर जिला प्रशासन की बेरुखी देखने को मिली है। पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा के निधन पर जिला प्रशासन की बेरुखी सामने आई है। निधन की सूचना के बाद भी अधिकारी जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं। मानस बिहारी वर्मा के घर इन अधिकारियों के नहीं पहुंचने के बाद अब सीधे तौर पर सवाल ये कि एक शख्स जो समाज सेवी के तौर पर अपनी पहचान रखता था, एक शख्स जिसने वैज्ञानिक के तौर पर अपनी पहचान बना रखी थी, पद्मश्री से सम्मानित मानस बिहारी वर्मा के निधन के बाद प्रशासन की बेरुखी पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोई अधिकारी जो हैं वो क्यों नहीं पहुंचे। इस जानकारी के बावजूद एक बड़ी खबर इस वक्त, और ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं। दरभंगा जिला प्रशासन आखिर ये बेरुखी क्यों दिखा रहा है? पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा के निधन के बाद प्रशासन की इस बेरुखी को हम कैसे समझे? मानस बिहारी का ये अपमान क्यों किया जा रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं। निधन की सूचना के बाद भी आखिर प्रशासन क्यों नहीं पहुंचा? ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल। महान विभूति को एम्बुलेंस नहीं दिया गया, ये देखिए हद इस तरीके से बेरुखी की इंतहा इसे कही जाएगी, और लापरवाही सीधे तौर पर बिहार के विभूति के साथ प्रशासन की इस बेरुखी को क्या कहा जाए, ये बड़ा सवाल इस वक्त। मानस बिहारी वर्मा देखिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। समाज सेवी के तौर पर इनकी पहचान है। हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, आखिर प्रशासन को जब इसकी जानकारी थी, इसके बावजूद कोई क्यों नहीं पहुंचा? एम्बुलेंस क्यों नहीं मुहैया कराएगा? ये तमाम सवाल इस वक्त हैं, कोई जवाब देने को तैयार है क्या? नहीं विभा, अभी भी कोई जिला के कोई अमला, जिला पदाधिकारी हो या कोई भी हो पदाधिकारी, अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जबकि परिवार वाले के साथ यहाँ आए लोगों की जो नाराजगी है ये है कि वो 5 बजे सुबह ही जो है जो डीएम के असिस्टेंट हैं उनको दे दिए थे जानकारी कि ऐसे ऐसे इनकी मौत हो गई, लेकिन 5 बजने के बाद अभी 10:30 बजने को है और यहाँ से सबको जो है परिवारजन
अपने से खुद से लेके गए हैं। तो इसके बाद जो है नाराजगी बनी हुई है और जो बेरुखी है जिला प्रशासन की वो देखने को मिला। जो उनको अपना निजी वैन जिससे वो पढ़ाने जाया करते थे, आज उनसे ही उनका उस निजी वैन से उनका सब लेके विपिन, आपकी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हो पाई? आपने उनके स्टैंड को जानने की कोशिश की, क्यों ये लोग इस तरीके से बेरुखी दिखाते नजर आए? किसी ने क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया? कोई जवाब दे रहा है? जी, अभी तक हमने संपर्क भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन चूंकि जो खबर चली है उस खबर को कहीं ना कहीं जो है जिला के आला अधिकारी भी देख चुके हैं। चूंकि 7 बजे से ही हम लोग लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं। तो परिवार वालों का क्या कहना है? परिवार वालों की नाराजगी ये है कि एक बता दें कि जब जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम यहाँ आए हुए थे तो जिला प्रशासन उनके गांव जो है गाड़ी भेजा था, लेकिन उस गाड़ी को उस दिन वापस कर दिए थे और अपने वहां से बस पकड़ के वो सभा में आए थे। तो इतने सरल और स्वभाव के व्यक्ति थे मानस बिहारी वर्मा, और आज उनको जब एम्बुलेंस या कोई सुविधा या कोई जिला प्रशासन नहीं पहुंचा तो परिवार के साथ। इस तमाम जानकारी के लिए तो देखिए, अब इस बेरुखी के बाद भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित एक शख्स के निधन की जानकारी मिलने के बाद भी प्रशासन की टीम वहां पर नहीं पहुंचती है और परिवार इसे लेकर बेहद नाराजगी जाहिर करता हुआ। और न्यूज़ 18 ऐसे में सवाल उठाता है कि पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा का आखिर अपमान क्यों किया गया? क्योंकि प्रशासन की टीम नहीं पहुंची और इसलिए ये सवाल उठते हैं। सूचना के बाद भी प्रशासन की टीम क्यों नहीं पहुंची? महान विभूति को आखिर एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला? बिहार के विभूति के साथ प्रशासन की बेरुखी आखिर क्यों नजर आ रही है? और सवाल पर प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी क्यों साध कर बैठे हुए हैं? किसी ने फोन उठाने तक की भी जहमत क्यों नहीं उठाई? इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।